देखिए, आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेशों को जो है, इस पर आधारित हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन है, जो आज हम विद एक्सप्लेनेशन डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, इसके अंतर्गत जो पहला जो प्रश्न है, देखिए वो है अभिवचन को परिभाषित किया गया है। ए सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 1 में, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 2 में, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 8 नियम 1 में, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 8 नियम 2 में। देखिए, से पूछ रहा है अभिवचन को परिभाषित किया गया है, यानी कि जो है आंसर बन जाता है इसका ए आंसर बन जाता है इसका। देखिए, ये हमारा ए आंसर बन जाता है। अब देखिए जो है अभिवचन को जो है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 6 के नियम 1 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार जो है अभिवचन मतलब प्लीडिंग से वाद पत्र या प्लेंट या फिर लिखित कथन WS यानी रिटन स्टेटमेंट से अभिप्रेत होगी। मतलब देखिए जो है अभिवचन जो है सिविल प्रक्रिया संहिता की 1908 के आदेश 6 नियम 1 में परिभाषित किया गया है। तो आंसर बन गया हमारा ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अभिवचन का नियम नहीं है? अब इसे बताना अभिवचन का नियम नहीं है। ए तथ्यों का अभिवचन करे, विधि का नहीं। विधि का कथन करे, तथ्यों का अभिवचन करे। और केवल सारभूत तथ्यों का अभिवचन करे, तथ्यों के अभिवचन करे, साक्ष्य का नहीं। अब देखिए इसमें बचा है, यानी कि अभिवचन का नियम नहीं है वो बताना आपको। देखिए, अब इसके अंतर्गत अभिवचन का जो नियम है, विधि का कथन करे और तथ्यों का अभिवचन करे, ये नहीं है। तो आंसर बन जाता है हमारा बी। अब देखिए, अगर सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 6 नियम 2 के उपनियम 1 के अनुसार हर अभिवचन में उन मतलब है तात्विक तथ्यों या फिर यह मटेरियल फैक्ट का जिन पर अभिवचन करने वाला पक्षकार यथा स्थिति अपने दावों या अपनी प्रतिरक्षा के लिए निर्भर करता है। और मतलब देखिए, केवल उन तथ्यों या उन फैक्ट का, न कि उस साक्ष्य एविडेंस का जिसके द्वारा वे साबित किए जाने हैं, संक्षिप्त कथन अंतर्विष्ट होगा। अब देखिए मतलब जो है इसका जो अभिनियम है, इसका जो उपनियम है, उपनियम मतलब 2 के अनुसार हर अभिवचन आवश्यकता अनुसार पैराओं में विभक्त किया जाएगा, जो यथाक्रम संख्याकित किए जाएंगे, और हर अभिवचन सुविधा अनुसार पृथक पैरा में किए जाएंगे। और इसी के जो है उपनियम 3 के अनुसार अभिवचन की तारीखें, राशि और संख्याएं अंकों और शब्दों में भी अभिव्यक्त की जाएगी। अतः उपरोक्त ऐसी मतलब इन बातों से यह स्पष्ट हो जाता है कि मतलब यह अभिवचन के सामान्य निम्नलिखित 4 नियम है। अब नियम कौन कौन से देखिए। एक तथ्यों का अभिवचन करे, विधि का नहीं, यानी कि प्लीड फैक्ट्स नॉट ए लॉ, नॉट ऑफ लॉ, यानी कि जो है तथ्यों का अभिवचन करे, मतलब यार विधि का नहीं। केवल दूसरी बात है, केवल सारभूत तथ्यों का अभिवचन करे, यानी कि प्लीड ओनली मटेरियल फैक्ट्स। अब देखिए इसमें आंसर बन जाता है इसका, देखिए सी। तो इसका आंसर बन जाता है बी आंसर है। नेक्स्ट, अभिवचन से अभिप्रेत है। अभिवचन देखिए, अभिवचन से क्या अभिप्रेत है? केवल वाद पत्र, केवल लिखित कथन, वाद पत्र एवं लिखित कथन, वाद पत्र, लिखित कथन और प्रत्युत्तर। देखिए इसका आंसर बन जाता है, ये बन जाता है वाद पत्र और लिखित कथन, यानी सी। अभिवचन से जो अभिप्राय है वाद पत्र और लिखित कथन से है। अब देखिए जो है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के जो आदेश 6 नियम 1 के अनुसार अभिवचन या कहते प्लीडिंग से वाद पत्र, प्लेंट या लिखित कथन, रिटन स्टेटमेंट दोनों से अभिप्राय है या दोनों का मतलब परिभाषित है। अब देखिए इसका आंसर बना आपका सी। नेक्स्ट,
दीवानी प्रक्रिया संहिता के अधीन अभिवचन से अभिप्राय। अब दीवानी प्रक्रिया देखना आपको जो है, दीवानी प्रक्रिया के या दीवानी प्रक्रिया संहिता के अधीन अभिवचन से अभिप्राय है। देखिए मैं पहले भी डिस्कस कर चुका, इसका आंसर बन जाता है आपका वाद पत्र और लिखित कथन, आंसर बन जाता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिवचनों को मतलब जो है केवल विचारण न्यायालय, केवल प्रथम अपील न्यायालय, विचारण न्यायालय या फिर प्रथम अपील न्यायालय या द्वितीय अपीलीय न्यायालय, केवल द्वितीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष संशोधित किया जा सकता है। अब देखिए इसमें अभिवचनों को देखिए अब जो है ये बन जाता है इसका, अभिवचनों को विचारण न्यायालय या प्रथम अपीलीय न्यायालय या फिर द्वितीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष संशोधित किया जा सकता है, तो आंसर बन जाता है इसका यानी सी आंसर। अब देखिए इसमें क्या बात रखी है, देखिए आप जो है अभिवचनों में के संशोधन, अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग का प्रावधान सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 6 नियम 17 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है, जिसके अनुसार मतलब यह न्यायालय कार्रवाई के किसी भी प्रक्रम पर किसी भी पक्षकार को ऐसी रीति से और ऐसे निबंधों या टर्म्स पर जो न्याय संगत जस्ट हो अपने अभिवचनों का परिवर्तित या संशोधित करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा, और वे सभी संशोधन किए जाएंगे जो दोनों पक्षकारों के बीच विवाद के वास्तविक प्रश्नों के अवधारण के प्रयोजन के लिए आवश्यक हों, परंतु विचारण प्रारंभ होने के पश्चात संशोधन के लिए किसी भी आवेदन को तब तक अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब तक कि न्यायालय इस निर्णय पर नहीं पहुंचे कि सम्यक तत्परता के बरतने पर भी वह पक्षकार विचारण प्रारंभ होने से पूर्व वह विषय नहीं उठा सकता था। अतः इस उपरोक्त इससे स्पष्ट हो जाता है कि अभिवचनों को विचारण न्यायालय या प्रथम अपीलीय न्यायालय देखिए या फिर द्वितीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष संशोधित किया जा सकता है, जो इस नियम के अंतर्गत प्रयुक्त शब्द कार्रवाई के किसी भी प्रक्रम पर से स्वयं स्पष्ट है, यानी कि एट एनी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग। देखिए इसका आंसर बन जाता है हमारा सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक दशा में वाद पत्र का नामंजूर नहीं किया जाएगा। अब देखिए इसमें ए, जहां वाद हेतु प्रकट नहीं करता है, जहां वह अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है, जहां वाद अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और न्यायालय के आदेश के उपरांत भी ठीक नहीं किया गया है, जहां वाद पत्र कथन से यह प्रतीत होता है कि वह किसी विधि द्वारा वर्जित है। देखिए आंसर बन जाता है इसमें बी। अब देखिए मतलब जो है इसमें देखिए एक मतलब जो है जहां वह अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है, ऐसी दशा में वाद पत्र नामंजूर नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें आंसर है, इसमें देखिए आंसर बन जाता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7(6) और नियम 17 के अंतर्गत न्यायालय किसी भी कार्रवाई को परिवर्तित या संशोधित करने की अनुज्ञा दे सकता है। अब देखिए इसमें आंसर बने किसी भी पक्षकार को, केवल वादी को, केवल प्रतिवादी को, केवल एक प्रतिवादी को, यदि एक से अधिक प्रतिवादी हों। इसमें आंसर बनेगा ए, किसी भी पक्षकार को। अब देखिए अगर हम बात करते हैं सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 6 नियम 17 के अंतर्गत न्यायालय किसी कार्रवाई को परिवर्तित या संशोधित करने की अनुज्ञा किसी भी पक्षकार को दे सकता है, और विशेष संदर्भ के लिए हम देखिए अगर बात करते हैं हम जो है यानी आइदर पार्टी को दे सकता है। देखिए इसका आंसर बन गया हमारा ए। नेक्स्ट, क्या अपने वाद में कुछ संशोधन करना चाहता है, प्रतिवादी ऐसे संशोधन का विरोध करता है, न्यायालय को संशोधन की अनुमति देनी चाहिए या नहीं, यदि नहीं तो कब, जब सही निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए ऐसा किया जाना आवश्यक हो। इसमें देखिए आप जो है यानी कि चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन पूरा नहीं है, नेक्स्ट देखते आगे। देखिए
स्वैच्छिक संशोधन के संबंध में प्रावधान किसके अंतर्गत किया गया है? देखिए, स्वैच्छिक संशोधन के संदर्भ में प्रावधान किया गया है। ए आदेश 6 नियम 7 दीवानी प्रक्रिया संहिता, आदेश 6 नियम 15, आदेश 6 नियम 17, आदेश 6 नियम 19। अब देखिए यहां पूछ रहा है स्वैच्छिक संशोधन के संबंध में प्रावधान किसके अंतर्गत किया गया है? अब देखिए इसमें जो है आदेश 6 नियम 17 आंसर बन जाता है सी। अब देखिए स्वैच्छिक संशोधन यानी कि वॉलेंट्री अमेंडमेंट का जो प्रावधान है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 6 नियम 17 के अंतर्गत किया गया है, जबकि आदेश 6 नियम 7 के अंतर्गत फेरबदल यानी कि यह डिपार्चर का और एवं आदेश 6 नियम 15 के अंतर्गत अभिवचन के सत्यापन यानी कि वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग का प्रावधान किया गया है, जबकि आदेश 6 नियम 19 के अंतर्गत कुछ प्रावधान नहीं किया गया है। देखिए इसमें देखिए आंसर बन जाता है आपका सी। नेक्स्ट, न्यायालय ने वादी को वाद पत्र में संशोधन की अनुमति प्रदान कर दी, किंतु संशोधन के लिए कोई समय निर्धारित नहीं किया है। वादी को संशोधन कितने समय में कर देना चाहिए? ए 7 दिन, बी 10 दिन, सी 14 दिन, डी 30 दिन। अब देखिए इसमें आंसर बनेगा आपका 14 दिन, आंसर बन जाता है सी। अब देखिए अगर हम बात करते हैं सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 18 के अनुसार, यदि कोई पक्षकार जिसने संशोधन करने की इजाजत के लिए आदेश प्राप्त कर लिया है, उस आदेश द्वारा उस प्रयोजन के लिए परिसीमित समय यानी लिमिटेड टाइम के भीतर या फिर यदि उसके द्वारा कोई समय परिसीमित नहीं किया गया है, तो आदेश की तारीख से 14 दिन के भीतर यानी कि संशोधित नहीं किया करता है तो उसे यथास्थिति यानी यथा पूर्वोक्ति परिसीमित समय के या फिर ऐसे 14 दिन के अवसान के पश्चात संशोधन करने के लिए तब तक अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब तक कि किसी न्यायालय द्वारा समय न बढ़ाया जाए। देखिए आंसर बन गया इसका सी। नेक्स्ट, क्या अपील या पुनरीक्षण न्यायालय वाद में परिपालित डिग्री को आपस्त करने के पश्चात आदेश 7 नियम 10 सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन वाद पत्र लौटाने का निर्देश दे सकेगा? ए नहीं, बी तकनीकी कारणों से निर्देश दे सकेगा, पक्षकार की सहमति से निर्देश दे सकता है, हाँ निर्देश दे सकता है। अब देखिए इसमें जो है इसका आंसर बनेगा डी, हाँ निर्देश दे सकता है। अब देखिए वाद पत्र के लौटाए जाने यानी रिटर्न ऑफ प्लेंट का प्रावधान सिविल प्रक्रिया संहिता की आदेश 7 नियम 10 के अंतर्गत किया गया है, यानी किसके वाद पत्र को लौटाए जाने का जो प्रावधान है वो सीपीसी के आदेश 7 नियम 10 के अंतर्गत किया गया है, जिसके उप नियम 1 के अनुसार नियम 10 कह के उपबंधों के अधीन रहते हुए वाद पत्र वाद के किसी भी प्रक्रम में उस न्यायालय की उपस्थित की उसे न्यायालय में उपस्थित किए जाने के लिए लौटाया जाएगा और जिसमें वाद संस्थित किया जाना चाहिए था। देखिए आंसर बन गया इसका चाहिए। और इसी के उपनियम 2 के अनुसार हम बात करते हैं, न्यायाधीश वाद पत्र के लौटाए जाने पर उसकी उपस्थिति किए जाने की और लौटाए जाने की तारीख, उपस्थित किए जाने के पक्षकार का नाम और उसे लौटाए जाने के कारणों का संक्षिप्त कथन लिखित करेगा और उपनियम 1 के स्पष्टीकरण के अनुसार शंकाओं को दूर करने के लिए इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि अपील या पुनरीक्षण न्यायालय वाद में पारित डिग्री को आपास्त करने के पश्चात इस उपनियम के अधीन वाद पत्र को लौटाए जाने का निर्देश दे सकेगा। देखिए आंसर बना इसका डी। नेक्स्ट, वाद पत्र लौटाए जाने के अधीन जब वाद पत्र अपर्याप्त स्टैंप पेपर पर हो, वाद पत्र डुप्लीकेट में दाखिल नहीं किया गया है, वाद पत्र में अनुतोष वास्तविक मूल्य से कम है, वाद पत्र क्षेत्र अधिकार न रखने वाले न्यायालय में दाखिल किया गया है। अब देखिए इसका आंसर बन जाता है डी,
वाद पत्र क्षेत्र अधिकार न रखने वाले न्यायालय में दाखिल किया गया है तो वाद पत्र लौटाए जाने के अधीन है, यानी आंसर बन गया इसका डी। अब देखिए इसमें जो है सीपीसी की जो धारा, सीपीसी के जो आदेश 7 नियम 10 उपनियम 1 के अनुसार नियम 10 कह के उपबंधों के अधीन रहते हुए वाद पत्र के किसी भी प्रकरण में उस न्यायालय में उपस्थित किए जाने के लिए लौटा दिया जाएगा जिसमें वाद संस्थित किया जाना चाहिए था। अतः इस बात में उपरोक्त से स्पष्ट हो जाता है कि कोई वाद पत्र तब लौटाए जाने के अधीन होता है जब वह क्षेत्राधिकार न रखने वाले न्यायालय में दाखिल किया जाता है। तो आंसर बना देखिए इसका डी। नेक्स्ट, वादी को उसका वाद पत्र किन परिस्थितियों में वापस लौटाया जा सकता है। अब देखिए, जब वाद पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज पेश नहीं किए गए हों, जब वाद पत्र गलत न्यायालय में पेश कर दिया गया हो, जब वाद पत्र किसी भी आवश्यक पक्षकार को नहीं जोड़ा गया है। देखिए हम आंसर पहले डिस्कस है, जब जो है वाद पत्र गलत न्यायालय में पेश किया गया है तो उन परिस्थितियों में वापस लौटाया जा सकता है। तो आंसर बना इसका बी। नेक्स्ट, वाद पत्र निम्नलिखित दशाओं में नामंजूर कर दिया जाता है, जहां 2 प्रतियों में दाखिल नहीं किया जाता है, जहां शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है, जहां वादी फोटोग्राफ चस्पा नहीं किया जाता है, जहां वादी के हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं। अब देखिए इसमें जो है क्वेश्चन पूछ रहा है आपका, देखिए यानी कि वाद पत्र किन इसमें नामंजूर कर दिया जाएगा, जहां पर यह 2 प्रतियों में दाखिल नहीं किया जाता है तो वो नामंजूर कर दिया जाता है। तो आंसर बन गया हमारा ए। अब देखिए जो है वाद पत्र नामंजूर करने का प्रावधान सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत किया गया है। इसके अनुसार वाद पत्र कुछ दशाओं में नामंजूर किया जा सकता है। नंबर 1, जहां वाद हेतुक या कॉज ऑफ एक्शन प्रकट नहीं करता है, जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय में नियत है ऐसा करने में असफल रहता है। तीसरी बात, जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किंतु वाद पत्र अपर्याप्त स्टैम्प पेपर या स्टैम्प पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टैम्प पत्र को देने के लिए न्यायालय द्वारा ही अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर या न्यायालय ने नियत किया है ऐसा करने में असफल रहता है। नंबर 4 बात करते हैं, जहां वाद पत्र के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है या बेयर ऑफ बाय लॉ है, जहां यह 2 प्रतियों में दाखिल नहीं किया जाता है, जहां वादी के नियम 9 के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहता है। तो इन परिस्थितियों में देखिए मतलब जो है वाद पत्र को नामंजूर कर दिया जाएगा। तो आंसर बना हमारा ए। नेक्स्ट, वाद पत्र नामंजूर किए जाने का वर्णित है। देखिए मैंने भी आंसर बताया आपको, जो है इसमें डिस्कस किया आपके साथ, जो है इसका है आदेश 7 नियम 11। तो आंसर बन जाता है ए। ये डिस्कस में कर चुका हूं आपके साथ, इसका आंसर ए बन गया। नेक्स्ट, वाद पत्र को स्वीकार किया जा सकता है जब दावा किए गए अनुतोष का मूल्यांकन उचित नहीं है, जब दावा काल वादित नहीं है, जब वाद पत्र पर उचित स्टैम्प पेपर नहीं लगाया गया है, जब उसे कोई वाद हेतु प्रकट नहीं होता है। देखिए इसमें जो है आंसर बन जाता है इसका बी, जब दावा काल बाधित नहीं होता है। तो आंसर बन जाता है इसका बी। अब देखिए मतलब जो है सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के जो खंड है के अनुसार एक वाद पत्र को तब स्वीकार किया जा सकता है जब दावा काल बाधित या टाइम बेयर्ड नहीं है, जबकि इस नियम के खंड ख गए और क के अनुसार ए बी सी डी वाद पत्र को नामंजूर करने के आधार पर विशेष संदर्भ में मतलब इसके बाद देख सकते हैं। और अगर थोड़ा डिटेल में जाना है तो इसको आप जो है मतलब जो है मैंने आपको पहले 5 क्वेश्चन बताई दिया, आपका 5 को देख लीजिए एक बार। जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको जो है क्योंकि मैं क्वेश्चन नंबर 5 में डिस्कस कर चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका जो है आदेश 7 नियम 11 अंग सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत न्यायालय में वाद पत्र नामंजूर कर देगा यदि वह, देखिए मैंने इसको पहले डिस्कस कर चुका हूं, देखिए आपका जो है यदि वह 2 प्रतियों में नहीं है।
तो आंसर बन जाता है ए आंसर। नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश नियम 11 के अंतर्गत वाद खारिज किए जाने के निम्नलिखित आधारों में से कौन सा नया जोड़ा गया है? अब देखिए इसमें जो है, वाद हेतु को प्रकट न करना, दवा करत अनुतोष को मूल्यांकन कम किया जाना, किसी भी विधि द्वारा वर्जित होना, वाद पत्र को 2 प्रतियों में दाखिल नहीं किया जाना, यह आंसर डी है। तो आंसर डी बन जाता है। नेक्स्ट, वाद पत्र नामंजूर किया जाना। देखिए इसमें देखिए, अब इसको देखिए मैं डिस्कस कर चुका पहले आपके जो है आदेश 7 नियम 11 में, यानी आंसर बन जाता है इसका यानी ए आंसर। नेक्स्ट, दीवानी प्रक्रिया संहिता 7 नियम 11 ई के अंतर्गत वाद पत्र को खारिज किया जा सकता है यदि दायर नहीं किया जाता है 2 प्रतियों में, 3 प्रतियों में। देखिए आंसर ये भी डिस्कस, आंसर बन गया ए। अब देखिए इसका जो है इसका ए बन जाता है। नेक्स्ट, जहां वाद पत्र 2 प्रतियों में फाइल नहीं किया गया हो तब न्यायालय उसे वाद पत्र को नामंजूर कर सकेगा, आंसर बन गया इसका बी। नेक्स्ट, जहां वाद पत्र नामंजूर कर दिया गया वहां वादी उसी वाद हेतु नया वाद प्रस्तुत कर सकता है, प्रस्तुत नहीं कर सकता है, उच्च न्यायालय की अनुमति से प्रस्तुत कर सकता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर बन गया इसका प्रस्तुत कर सकता है, आंसर बन गया इसका ए। नेक्स्ट, सीपीसी के निम्न में से किस प्रावधान के अंतर्गत वाद पत्र का निरस्त्रीकरण बनाया गया है? इसमें देखिए अब जो है ये बन जाता है आदेश 7 नियम 11 में, ये ए आंसर है। नेक्स्ट, कै ख उसकी पत्नी गै पर एक साथ हमला करता है, यानी कै ख तथा उसकी पत्नी पर गै पर एक साथ हमला करता है तो ख तथा उसकी पत्नी गै के वाद में सहवादी के रूप में संयोजित हो सकती है, सहवादी के रूप में संयोजित नहीं हो सकते हैं, केवल न्यायालय की अनुमति से सहवादी के रूप में संयोजित हो सकते हैं, प्रतिवादी कै की सहमति से संयोजित हो सकते हैं। देखिए आंसर बन जाता है इसका ए, सहवादी के रूप में संयोजित हो सकती है, तो आंसर बन गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 1 नियम 8 के अंतर्गत एक प्रतिनिधि वाद संस्थित करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं है? अब इसमें देखिए, ए पक्षकारों की बहुलता, एक ही का हित, न्यायालय की अनुमति, जिसका प्रतिनिधि किया जा रहा है उसका लिखित अनुज्ञा। अब देखिए आंसर बन जाता है इसमें, ये बन जाता है डी आंसर बन जाता है। देखिए मैंने आपको जो है ये जो है आपका सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश विद एक्सप्लेनेशन डिस्कस किए हैं। देखिए आज इतना ही है, बाकी आगे नेक्स्ट क्लास में फिर डिस्कस